जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KTGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं जो अभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ या जो लाइब्रेरी रात में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक चलती है, उसमें जो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको अब ऑनलाइन देने जा रहा हूँ। तो अभी जो हमारा क्लास में ऑफलाइन चलता है तो पॉलिटी चल रहा है। कौन सा विषय चल रहा है मेरे दोस्त? पॉलिटी चल रहा है। अब पॉलिटी में मैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 पढ़ा चुका हूँ। उसका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसको एडिट हो रहा है, उसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आज भाग 4 पढ़ाया हूँ, तो आपको भी आज मैं भाग 4 दूंगा। भाग 4 को हम पॉलिटी में देखते हैं, किस नाम से जानते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस नाम से मेरे दोस्त? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कहीं ना कहीं से हर चीज़ लिया गया है, हर देश से लिया गया है कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है, राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया है, उसी के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो मेरे दोस्त आप बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से मेरे दोस्त? आयरलैंड से। लेकिन बात है कि आयरलैंड वालों ने कहाँ से लेकर आया था? तो भैया फिर आयरलैंड वालों ने स्पेन से लेकर आया था। कहाँ से? कहाँ से वो हुआ? स्पेन से। अब ऐसे ही प्रक्रिया चलते रहे। अब स्पेन वाला कहाँ से लाया है? तो ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त, इन्होंने खुद क्रिएट किया था कि इस चीज़ को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को स्पेन वालों ने खुद क्रिएट करके इसको लागू किया था। रुकिए, वहीं रहिए, गिर जाएगा। चलिए वहाँ रखिए बैग। उसके बाद में देखिए कि इसको क्या कहा जाता है? लोक कल्याणकारी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लोक कल्याणकारी नाम से भी, लोक कल्याणकारी नाम से भी जाना जाता है। तो लोक कल्याणकारी नाम से जाना जाता है, यानी लोक कल्याण के नाम से जाना जाता है। कल्याण, यहाँ से कल्याणकारी हटा दीजिए, लोक कल्याण के नाम से जाना जाता है। इसको किसने कहा था? लोक कल्याण। तब भैया डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यह लोगों के लिए लोक कल्याण है। कहने के मतलब कि ये लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है, तो सरकार लोगों का कल्याण इसके माध्यम से करेगा। यदि सरकार, जो सरकार है, यदि 5 साल में लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करता है, तो संविधान आप सब पब्लिक को, हम सब पब्लिक को एक अधिकार दिया है कि 5 साल में उस सरकार को आप हरा कर फिर दूसरे को लाइए। ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है तो आप न्यायालय में पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे आपको भाग 3 में मैंने पढ़ाया था कि भाग 3 के किसको कहते हैं? मूल अधिकार को। तो मूल अधिकार को कहते हैं। तो भाग 3 में यदि आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? माने न्यायालय में जा सकते हैं, वहाँ का दरवाज़ा खटखटा सकता है। लेकिन यहाँ भाग 4 में देखा जाए तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए KT शाह ने इसे चेक के समान कहा था। किस चीज़ के समान? चेक के समान। तो चेक के समान कैसे? तो उस बैंक के चेक के समान कहा कि अगर मान लीजिए आप बैंक में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बैंक में जा रहे हैं चेक लेकर। अब बैंक वाले के पास पैसा होगा तो आपका चेक भजाएगा, अगर पैसा नहीं होगा तो नहीं भजाएगा। तो KT शाह ने कहा था कि यह एक चेक के समान है कि आप जा रहे हैं सरकार के पास, तो पैसा होगा तो आपको देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। अब देखिए, संविधान के सलाहकार कौन थे? बताइए, संविधान के सलाहकार कौन थे? तब BN राव। संविधान के सलाहकार BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। तो इन्होंने सलाह दिया था कि 2 तरह के मूल अधिकार होना चाहिए। कितने तरह के? 2 तरह का मूल अधिकार होना चाहिए। तो एक समझ लीजिए कि भाग 3 और दूसरा भाग 4। उधर मत गिरेगा स्टैंड, इधर रहिए। भाग 3 और दूसरा भाग 4। तो कहें कि इसमें क्या रखा जाए और इसमें क्या रखा जाए। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वह सभी लोगों को संतुष्ट कर पाए और सभी लोगों को लोक कल्याण के बारे में सोच पाए।
और कुछ ऐसे भी तत्व थे कि लोगों को वह अधिकार देना बहुत ज़रूरी था मेरे दोस्त। तो जो अधिकार देना बहुत ज़रूरी था उसको भाग 3 में रखा गया। अगर ये अधिकार भाग 3 में नहीं मिल रहा है लोगों को तो तुरंत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय जा सकता है और सरकार के विरुद्ध अपील कर सकता है कि मेरा अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि 21 के क में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। अब अगर किसी बच्चे का शिक्षा को छीना जा रहा है तो वह तुरंत कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा, न्यायालय में चला जा सकता है और अपने शिक्षा का मांग कर सकता है। लेकिन वही आप चले जाइए, आप इसमें 45 में है कि अनुच्छेद 45 में शिक्षा का है, तो वहाँ आप जाएंगे कोर्ट में तो कहेगा कि ये नहीं जानते हैं, हम आपका फैसला नहीं सुना सकते हैं। क्यों? कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, सरकार के पास पैसा होगा तो आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो BN राव ने कहा था कि भाग 3 और भाग 4 बना दिया जाए। भाग 3 क्या किया जाए कि इसमें वैसे चीज़ों को रखा जाए कि जो लोगों के ज़रूरत का चीज़ हो, और भाग 4 में ऐसे चीज़ को रखा जाए कि बाद में इनको मदद किया जाएगा। जैसे जैसे हम लोगों के पास पैसा होगा वैसे वैसे हम लोग मदद करेंगे, और नहीं होगा तो मदद नहीं करेंगे। तो इतना समझ गए? अगर सरकार मदद कर रही है तो आप उसको दोबारा मौका दीजिए, और नहीं कर रहा है तो आप उसको दोबारा मौका मत दीजिए। तो कितने खंड में बांटा है? 2 खंड में, भाग 3 और भाग 4। तब भाग 3 को मौलिक अधिकार नाम दे दिया और भाग 4 को क्या दे दिया भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कुछ टीचर आपको DPSP के नाम से पढ़ाते हैं। किसका? DPSP। DPSP का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो DPSP के भी नाम से आपको पढ़ाया जाता है। कहेगा कि DPSP के में कितने अनुच्छेद है, तो आप बताइएगा DPSP यानी भाग 4 में अनुच्छेद की संख्या कितना है मेरे दोस्त? 36 से 51। कितना? 36 से 51। 36 से 51 अनुच्छेद भाग 4 में कितना अनुच्छेद है? 36 से 51। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो परीक्षा में पूछता है उससे संबंधित हम चलते हैं। इतना कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए अब हम 36 से 51 जानते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? 36। तो इसमें कह रहा है राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित किया गया है। तो राज्य कैसा परिभाषा है? क्या बिहार, यूपी, असम इसी तरह का असम को परिभाषित किया गया है? तो नहीं मेरे दोस्त, आपको मैंने अनुच्छेद 12 पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था लोकल अथॉरिटी, ठीक है, बिजली बोर्ड, एयरपोर्ट, मुखिया चुनाव, ये सब जो भी है लोग मुखिया उखिया, ये सभी के सब आ जाते हैं, देश राज्य सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अनुच्छेद 12 का देख लीजिएगा तो उसमें समझ में आएगा। तो ये राज्य को परिभाषा किया गया है। किसमें कहा गया है? किसमें परिभाषा दिया गया है? राज्य को। किसमें? अनुच्छेद 36 में। अब 37 का हम बात देखें तो 37 में क्या कर रहा है? तो 37 में कह रहा है मेरे दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी आप राज्य के न्यायालय में आप कहाँ? न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। यदि सरकार आपका कार्य कर रहा है तो वाह वाह, और नहीं भी कर रहा है तो वाह वाह। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 में लिख दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त। लोक कल्याण अगर लोगों के पास, लोगों का कल्याण कब करेगा? जब सरकार के पास कुछ रहे। सरकार के पास कुछ नहीं रहेगा तो लोगों का कल्याण कैसे कीजिएगा? समझ लीजिए कि आप ही के पास अगर कुछ पैसा है तो आप लोग का कल्याण करेंगे, और नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? पहले अपना तो देखेंगे ना। तो इसी तरह से यहाँ पे लोगों का कल्याण नहीं करेगा सरकार यदि उसके पास नहीं होगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा 37 में न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 38 में। किसमें मेरे दोस्त? अनुच्छेद 38 में। तो अनुच्छेद 38 में क्या कहता है बताइए? ये भी आपका लोक कल्याण से बात करता है। किस चीज़ से? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करता है। कहता है इसमें लोक कल्याण कीजिए।
क्या कीजिए, लोक कल्याण कीजिए। तो कहाँ, जैसे कहता है सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण कीजिए और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दीजिए। अब जैसे इसमें लोक कल्याण का मतलब क्या, जो गरीब होते हैं उनको क्या करते हैं, इसमें राशन कार्ड उपलब्ध कराता है। क्या, राशन कार्ड के माध्यम से लोक कल्याण करता है, वृद्धा पेंशन दे देता है, ठीक है, बहुत से स्कीम देता है, जैसे कृषि विभाग का हो गया। तो इस तरह से अनेकों आपको स्कीम दिया जाता है। तो किसमें, अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। लेकिन कहा जाए कि किस तरह के लोकतंत्र की स्थापना की वकालत की गई है, तो मेरे दोस्त ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है किस तरह के लोकतंत्र की स्थापना की वकालत की है, तो सामाजिक और आर्थिक, ये राजनीतिक आपका नहीं रहेगा, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक नहीं रहेगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, सब विस्तार से उसमें रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 39, किसमें, अनुच्छेद 39 में देखें, देखिए तो वीडियो चल रहा है ना। हाँ, अनुच्छेद 39 में देखा जाए तो क्या कहता है मेरे दोस्त, बताइए। अनुच्छेद 39 में कहता है कि समान कार्य के लिए महिला हो या पुरुष, महिला या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन और संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण का मतलब क्या, आप किसी चीज़ को स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, आप पूरे समाज में बांट कर रखिए। ये नहीं कि किसी चीज़ को पूरा स्टॉक करके हम रख लिया, कहीं शॉर्टेज करा दिए। तो ऐसा संसाधन भी नहीं करना है। जैसे कभी कभी देखती है, प्याज हो गया, चाहे आलू हो गया, चाहे दाल हो गया, कोई स्टॉक करके पूरा गोदाम में रख देता है और पूरे देश में क्या हो जाता है, माने शॉर्टेज हो जाता है और पूरा मारधाड़ शुरू हो जाता है, महंगाई का मारधाड़। तो इस तरह से आपको संसाधन का क्या करना है, एकत्रीकरण नहीं करना है, उसको वितरण करना है। साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। अब कहने के मान समान कार्य के लिए, यानी पुरुष हो या महिला हो, जो भी हो उसको समान कार्य कर रहा है तो समान वेतन का अधिकार है। अब ये नहीं कि पुरुष है महिला है, मान लीजिए कि कोई 10 क्लास का पढ़ाता है पुरुष, अब महिला जा रही है तो वो भी पढ़ाने जा रही है, और जो पुरुष जा रहा है वो भी पढ़ाने जा रहा है, तो वो जाकर 12 क्लास का साइंस पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है। और आप जाकर एक महिला हैं तो फीमेल हैं, तो आप जाकर क्या पढ़ाते हैं, क ख ग सिखाती हैं, ठीक है, और लड़का सबको खिलाती हैं। तब अब क्या आपका महीना बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, एक जैसा नहीं है, क्योंकि वो 12th का पढ़ा रहा है, उसके पास ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा टैलेंट है, और आपके पास क्या है, कम है। आप क ख को सिखा रही हैं, ठीक है, पीट पाट कर सिखा रही है, तो आपका बराबर नहीं होगा। हाँ, कब होगा, यदि ये मेल और फीमेल अगर दोनों एक ही एग्ज़ाम देकर गए हैं, ये भी 12th में पढ़ाते हैं, और जो फीमेल हैं, ये मेल वाले हो गए, ये फीमेल हो गए, ये भी 12th के पढ़ाती हैं और ये भी पढ़ाते हैं, ये भी मैथ पढ़ाते हैं, ये भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो आप इससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जो वेतन पुरुष को मिलेगा वही वेतन महिला को मिलेगा। आप अपने गांव में देखिएगा तो गांव में क्या होता है, जो खेत में काम करने के लिए किसी महिला को रखते हैं, फीमेल को रखते हैं, तो कितना देते हैं, 50 से 100 रुपया के बीच में देते हैं। वही मेल को देखिएगा तो मेल कितना लेता है, 300 से 400। जबकि खेत में काम दोनों बराबरे करते हैं, दोनों बराबर ही करते हैं। हाँ, ईंटा उटा ढोना हो, मजदूरी हो तो मेल ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब सोहाई करना है तो मेल और फीमेल का कितना स्पीड करेगा, अरे दोनों बराबर करेगा। तो वहाँ पर दोनों को हक मिलना चाहिए बराबर। तो जितने भी ये काम करने वाली है खेत में, सबको एकमत होकर कहना चाहिए कि पुरुष महिला दोनों आदमी हम बराबर काम करेंगे और बराबर महीना लेंगे। बराबर जैसे दिन पर काम करते हैं तो 300 रुपये हमको भी चाहिए, जब 300 उसको देते हैं तो, ठीक है। तो ये रहा 39। फिर 39 के क में दे रहा है, क्या दे रहा है, 39 के क में दे रहा है कि विधि सहायता। क्या दे रहा है, विधि सहायता, निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता। ये कब जोड़ा गया था, 39 के क, 42वां संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान 1976 द्वारा ये विधि सहायता जोड़ा गया था, कानूनी सहायता जोड़ा गया था कि आप निःशुल्क सहायता दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके ज़मीन कोई कब्जा कर लिया,
ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब आप हैं गरीब हैं, आपके पास कुछ दिमाग नहीं है, अब कोई जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे? आप तुरंत थाने में जाइए। थाने में जाइए, वहाँ दरोगा बाबू साहब होंगे, तो दरोगा बाबू साहब से कहिए कि हमारा वो ज़मीन जोत लिया है, मेरा ये छीन लिया है, तो हम क्या करें? तो दरोगा बाबू यदि अच्छे होंगे, इंसानियत के नाते वो आपको विधि सलाह दे सकते हैं, वो मदद भी आपको कर सकते हैं। लेकिन दरोगा बाबू होइए ऐसे ठोक ठाक कर मारने वाले, आप पीने वाले, तो दरोगा बाबू आपको भगा देंगे। और जब भगा देंगे तो चुपचाप आपको भाग के आ जाना है। क्यों? क्योंकि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। पहले ही कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उनके इंसानियत पर डिपेंड करता है कि वो आपको मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो किस में? 39 के क में। इतना समझ में आ गया होगा? कोई बात नहीं है, आप PDF हमसे मांग सकते हैं, सिर्फ यहाँ समझ लीजिए। आपको अभी क्या करना है? समझना है। तो 39 हो गया। अब देखिए 40, अनुच्छेद कौन सा मेरे दोस्त? 40। तो 40 में किस बात को कहा गया है? तो 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन की बात। तो भैया पंचायत के गठन के लिए किसका समर्थन था? तो पंचायत का गठन के लिए गांधी जी का समर्थन था कि पंचायत का गठन होना चाहिए। तो भैया पंचायत का एक विरोधी भी थे। कौन थे? तो अंबेडकर जी थे। कौन? अंबेडकर जी थे। गांधी जी कहते थे पंचायत का गठन होगा, अंबेडकर जी कहते थे कि नहीं होगा। अब भैया दोनों में लड़ाई शुरू। गांधी जी कहते थे कि होगा, अंबेडकर जी कहते थे कि नहीं होगा। अंबेडकर जी क्यों कहते थे? कहते थे कि वहाँ से अगर दिल्ली से चल रहा है और गांव में अगर कोई स्कीम लाया जा रहा है, यहाँ से 100 रुपया चल रहा है, तो गांव के लोगों के पास नहीं पहुँचेगा, सब ऊपर वाला खा जाएगा। और गांधी जी कहते थे कि यदि 100 रुपया वहाँ से चल रहा है तो 30 रुपया जरूर पहुँचेगा। 30 रुपया का फ़ायदा गांव के लोगों को तो मिलेगा ना। अब बीच वाला 10 रुपया 20 रुपया खाते खाते सब खत्म कर देगा 70 को, लेकिन 30 को तो मिलेगा ना, कम से कम इससे तो उसको लाभ मिलेगा ना। तो यही चीज़ के लेकर दोनों आदमी में बहस छिड़ गया। जब बहस छिड़ गया भैया, तो जहाँ भी झगड़ा लग रहा हो या झगड़ा छुड़ाना हो, तो एक बिहारी बाबू को बुला दीजिए। वो अपना जान पर खेल के दोनों झगड़ा को छुड़ा देगा। या तो बिहारी झगड़ा लगाने में भी तेज होता है, देखता है कि दोनों टेढ़ है तो उसमें तरीके से दूसरा और पिन मार देता है, लड़ जो। ठीक है, तो लड़ाने में भी आगे है और छुड़ाने में भी है। तो उन्होंने, बिहारी बाबू कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने पूछा, ए गांधी जी, ए अंबेडकर जी, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? तो गांधी जी कह रहे हैं कि पंचायत का गठन होगा, हम यही कह रहे हैं। अंबेडकर जी कह रहे हैं जब पंचायत का गठन नहीं होगा, हम यही कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोचे, कहें कि ठीक है, आप दोनों का बात सही है कि पंचायत का गठन हो और पंचायत का गठन नहीं हो। तो मेरा भी सजेशन है। ठीक है, तो किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसा कीजिए कि इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख दिया जाए। किसमें? राज्य के, पंचायत को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख दिया जाए। और इसको अनुच्छेद 40 में डाल दीजिए। और 40 में डाल दीजिएगा तो जो राज्य चाहेगा कि मेरे पास पंचायत हो तो वो अपना पंचायत का गठन कर सकता है, और जो चाहेगा कि मेरे पास पंचायत न हो तो वो पंचायत का गठन नहीं कर सकता है। दोनों लोग खुश। वाह, ये अच्छा है, हम लोग तो बेकार में लड़ रहे थे क्या, लेकिन दोनों लोग मान गए। अब ये मान गए तो सबसे पहले राजस्थान में पंचायत समिति का गठन हुआ। कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान में जो पंचायत समिति का गठन हुआ तो 2 अक्टूबर कितना था? 1959 था ना। 1959 को नागौर जिले में पंचायत समिति का गठन हुआ। तो भैया 2 अक्टूबर को काहे हुआ? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती है। और मान लीजिए अंबेडकर जी का 14 अप्रैल है, और 14 अप्रैल को हम लोग पंचायत का गठन कर दें, तो पंचायत का गठन कर दें तो इसके विरोध में थे अंबेडकर जी, तुरंत गुस्सिया जाते कि हमको पिनकाने के लिए कर रहा है सब। ठीक है, तो इसलिए 14 अप्रैल को नहीं करके हम लोग क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग 2 अक्टूबर को करेंगे। ठीक है, कितना? 2 अक्टूबर
से गांधी जी का पंचायत का लागू किया गया। अब जो स्टेट चाहेगा, जैसे अभी दिल्ली है, दिल्ली ने ही पंचायत का गठन किया है, तो अपना ऐसे ही चला रहा है। जो है बिहार यूपी सब है लोग, ये किया है, ठीक है ना। चलिए, तो आप समझ में आ गया अनुच्छेद 40। चलिए, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। और फिर से एक बार देख लेते हैं। बोलिए 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 क्या है, लोक कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 39 क्या है, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। 39 क्या है, निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, चलिए, हैं फोन आ रहा है, देखिए तो राजू, ईसा यहाँ आ रहा है, राजू यहाँ आ रहा है।